जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ पर आप ये खुसूसी डिबेट देख रहे हैं और जिसमें हम जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान में, जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा, कि तवानाई का उस तरह बहरान नहीं है। हमारे पास बिजली पैदा करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये जो बिजली है ये अफोर्डेबल उस तरीके से नहीं रही। तो खुर्रम दस्तगीर साहब थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ भी आते हैं। मसलन जो एप्टमा वाले या गौर एजाज साहब, आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी डिबेट चल रही है कि जो अराउंड 70 रुपये फ़ी यूनिट बिजली जो सारिफिन को मिल रही है, उसमें तकरीबन जो 24 रुपये हैं वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में जा रहे हैं। यानी कि वो पेमेंट, यानी कि बिजली वो पैदा नहीं हो रही, आइडल कैपेसिटी की मद में जो हुकूमत पाकिस्तान है इन पावर प्लांट्स को दे रही है। और शायद इसी वजह से 2015 की पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। डू यू थिंक कि कोई रूम है इसके अंदर कि हम ये कैपेसिटी पेमेंट वाला जो इशू है इसमें कोई वे आउट निकाल सकें? जी, इसमें कोशिश की गई है कि जो IBPs हैं उनके साथ निगोशिएट किया जाए। कुछ जो पाकिस्तानी बेस थे उन्होंने एग्री कर लिया, अक्सर ने एग्री नहीं किया। सवाल मैं फिर कहूँगा, रकावट क्या है? रकावट जिसकी मिसाल अगर हम देख लें, हमारे सामने कार के और रेकोडिक की जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ 5-5 अरब डॉलर के जुर्माने के इंटरनेशनल कोर्ट्स ने दी। लिहाजा वो एक रुकावट आती है कि अगर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट्स कट किए या तो लिहाजा इसके अंदर बहरहाल एक सलूशन मौजूद है। पार्लियामान उस पर एक्ट करेगी तो वो उन एग्रीमेंट्स के अंदर कोई ना कोई जगह ढूंढी जा सकती है। और वो ये माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद हैं, इनकी मदद से ऐसी लेजिस्लेशन की जा सकती है जिसके ज़रिए। अच्छा, वैसे कथा कलामी हो रही है। देखें, हम चाइनीज़ जो पावर प्लांट्स हैं उनको तो निशाना बनाते हैं, लेकिन उनका जो शेयर है वो 20% है। मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट रन है। तो गवर्नमेंट कम से कम उनको तो कोई देखें, चाइना ने तो क्लियर किया है कि शायद उनके लिए वो एक रेड लाइन है, वो रीनेगोशिएट नहीं करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट जो जहां पर अपने प्लांट्स हैं उनमें तो ये गवर्नमेंट कर सकती है। में इसलिए रेट ऑफ रिटर्न डाला गया था कि ख्याल ये था कि हम इनको प्राइवेटाइज करेंगे। इन सबको जो भी प्लांट नया लगेगा हम उसको प्राइवेटाइज करेंगे। बिजली के जो बहुत सारा एक पेचीदा सब्जेक्ट है, उसमें ये भी वजह है कि बिजली के जो एग्रीमेंट्स हैं उनके इर्द गिर्द जो काम ठीक होने थे वो एक भी ठीक नहीं हुआ। वहाँ सब खराबी हो गई। मसलन रुपए की कीमत में एक बहुत बड़ा फ्री फॉल हुआ है। हमारी ओवरऑल जो प्राइवेटाइजेशन हम कोई नहीं कर सके इतने सालों में, वो एक बड़ा क्राइसिस हुआ है। तो लिहाजा वो सारा कुछ जो है वो इकट्ठा होकर आ रहा है। लेकिन टू फोकस अगर आपके नाज़रीन के, नंबर 1, एक तो हमें पार्लियामान के ज़रिए, लेजिस्लेशन के ज़रिए इस पर काम करना है। दूसरा ये है कि अगर हुकूमत खुद चूँकि आपने दुरुस्त तौर पर इंडिकेट किया, हुकूमत ये कहे कि जो हमारे पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर हम ये चार्जेस नहीं देंगे, यू कुड नेगोशिएट विद गवर्नमेंट एंटिटीज़, नंबर 1। तीसरा ये है कि गवर्नमेंट को इस पर तेज़ी से काम करना है। सिर्फ ये नहीं है कि जी आपने जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, और आपके नाजरीन को समझाने के लिए कैपेसिटी चार्जेस इसलिए हैं कि पाकिस्तान में मौसम सरमा की जो टोटल डिमांड है वो 12,000 मेगावाट है और गर्मा की जो डिमांड है वो 32,000 मेगावाट है। तो वो जो बीच में 20,000 मेगावाट का कूलिंग लोड है जो 8 से 10 हफ्ते आना है और उसके बाद ख़त्म हो जाना है, उस 8 से 10 हफ्ते बिजली की पैदावार की सलाहियत कायम रखने के लिए ये कैपेसिटी चार्जेस दिए जा सकते हैं। इस पर बहस हो सकती है कि ये डॉलर में क्यों दिए गए, इस पर बहस हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा दिए गए, लेकिन हमें उन 8 से 10 हफ्तों में वो बिजली चाहिए 32,000 मेगावाट, जो हमें नहीं चाहिए। और वसीर साहब, आप जो बात फरमा रहे हैं कि चले वो एक विंटर का पीरियड है जिस पर अगर आइडल कैपेसिटी पेमेंट है या डेड कैपेसिटी पेमेंट है तो वो तो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट में आपकी वहाँ पर पास ऑन हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है, अगर हम नाज़रीन को बताते जाएं, कि पाकिस्तान में इस वक्त 42,000 मेगावाट जो है वो बिजली पैदा करने की सलाहियत है, और जो मैक्सिमम जो लोड हुकूमत ट्रांसफ़र कर सकती है थ्रू दिस ट्रांसमिशन लाइंस, जो घरों तक बिजली पहुंच सकती है, वो 25,000 मेगावाट से भी ज़्यादा नहीं है। जो 42,000 मेगावाट जो है बिजली पाकिस्तान में पैदा करने की सलाहियत कहाँ से पैदा हो रही है? हाइडल तकरीबन 10,681 मेगावाट। ये हाइडल आपको पता है कि ये जो समर का सीज़न है इसमें ये इसकी जो जनरेशन होती है वो ज़्यादा होती है। RLNG के जो पावर प्लांट्स हैं जिसमें 4 हुकूमत के हैं, 2 वफाकी हुकूमत के, 2 पंजाब हुकूमत के, इसकी जो कैपेसिटी है 8,544 मेगावाट। जो फर्नेस ऑयल है 5,706 मेगावाट। फिर कोयले के जो पावर प्लांट्स हैं जिसमें चाइना के भी हैं, मेनली इसके 7,260 मेगावाट। गैस के ऊपर 3,536 मेगावाट। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हुकूमत पाकिस्तान के हैं 3,545 मेगावाट। विंड और सोलर है 845 मेगावाट और 500 मेगावाट। बगास के जो प्लांट्स है उसकी जनरेशन कैपेसिटी 364 मेगावाट। तो ये
यूनुस ढाका साहब, अगर आपकी तरफ आएँ, ये जो बात कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब कि हम पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन करवा के इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं, आप चूंकि इन सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, आप समझते हैं कि चाइनीज़ इन्वेस्टर हो, पाकिस्तानी इन्वेस्टर हो, नॉन गवर्नमेंट, वो इस चीज़ को मानेगा और वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में नहीं लेके जाएगा? देखिए, मैं पहले थोड़े से फिगर्स को ठीक कर दूँ। शाहजहां साहब, आप बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन थोड़ी सी एक चीज़ है जिसको कहते हैं कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और एक होती है ऑपरेशनल कैपेसिटी या वर्केबल कैपेसिटी। इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि अगर आप 100 मेगावाट का कोई सोलर प्लांट लगाते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी होती है टू जनरेट वो 21% होती है, जिसको एफिशिएंसी कहते हैं। तो प्लांट की जो अवेलेबल कैपेसिटी या एफिशिएंसी होती है ना, वो 21% अगर है तो सिर्फ वो 100 मेगावाट आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो नजर आएगी, लेकिन उससे सिर्फ जनरेट आप 21 मेगावाट कर सकते हैं साल के एनुअल बेसिस, जो कि डॉक्टर साहब 38,000 मेगावाट डिपेंडेबल कैपेसिटी 38,000 आज भी है। प्लीज इसको थोड़ा सा मुझे करने दे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दे, ये बड़ी काम की चीज। हमारी जो कैपेसिटी जो 42,000 मेगावाट उसको कहा जाता है ना, उसमें से बहुत से पुराने प्लांट्स भी हैं जो तरबेला वगैरह मंगला इधर उधर लगे हैं, तो उसकी डी रेटेड कैपेसिटी अगर आप निकाल लें तो हमारी जो डी रेटेड कैपेसिटी है वो तकरीबन 38,000 मेगावाट। तो 38,000 मेगावाट तो मतलब ये एक्चुअल कैपेसिटी है जो उसकी नंबर प्लेट कैपेसिटी से थोड़ी सी नीचे होती है। इसके बाद फिर एक होती है जिसको मैंने कहा कि अवेलेबल सीजनल वेरिएशन के बाद अगर आप निकाल दें तो वो तकरीबन आपके वो 28,000 मेगावाट के करीब होती है, और इसमें से भी आपको इसमें आउटेजेस देनी पड़ती हैं ऑपरेशनल। तो जिसको हम कहते हैं वर्केबल कैपेसिटी या जो अवेलेबल कैपेसिटी वो 28,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं है। हम जरूर नंबर प्लेट कैपेसिटी है, लेकिन प्लांट्स होते हैं उनके 80-90% होती है, उनके भी आउटेजेस जब होते हैं तो इसमें ये मैं अर्ज कर रहा था कि इसको पहले देख लें। तो ये एक तो है, कैपेसिटी को हमें इस तरह देखना चाहिए, सिर्फ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी जो आपने बात की कि कैपेसिटी चार्जेस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 30% ऑफ दी कैपेसिटी चार्जेस हैं चाइनीज। बाकी कैपेसिटी चार्जेस हमारे जो मैक्सिमम कैपेसिटी चार्जेस हैं वो हमारे न्यूक्लियर है और हाइडल। तकरीबन इसको हम 40-42% ऑफ आवर कैपेसिटी चार्जेस ये वो हैं जो कि गवर्नमेंट के प्लांट्स हैं। अब इनकी जो कैपेसिटी चार्जेस होती है, तो कैपेसिटी चार्जेस में एक बड़ा जो होता है लोन्स का होता है, जो उन्होंने फाइनेंसिंग इधर उधर से अरेंज की होती है। जैसे वापडा भी मुख्तलिफ बैंकों से वो लोन लेता है जब उनको प्लांट्स करने होते हैं, या वर्ल्ड बैंक की कहीं पे लोन्स होती हैं, तो इनको रीपे करना होता है, तो उस रीपे को कैपेसिटी पेमेंट से बुक किया जाता है। द ओनली थिंग विच कैन बी डन इज रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, IRR जिसको कहते हैं। IRR में डेफिनेटली नेगोशिएशन गवर्नमेंट वाले प्लांट से की जा सकती है, लेकिन जो इंटरनेशनली जो सॉवरेन गारंटी के तहत प्लांट्स दिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए उसमें नहीं हो सकते। अच्छा यूनुस ढाका साहब, जो असल इस वक्त इशू है, ऑफ कोर्स ये बड़ा एक पेचीदा सब्जेक्ट है। सवाल जो हमारा आज टॉपिक भी है कि बिजली का जो बिल है उसको कम करने का हल क्या तलाश करें। तो गिवन जो जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या कोई गवर्नमेंट के पास शॉर्ट टर्म कोई वे आउट है कि लोगों को रिलीफ दिया जा सके, या डू यू थिंक कि ये जो कड़वी गोली है हमें अभी ये खाती रहनी पड़ेगी, इसका कोई इमीडिएटली कोई हल नहीं है? देखें, जहाँ तो हम बात करते हैं कि हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का भी रिस्क लेते हैं कि जी हम IPPs के साथ सारा अपने जो चेंज करते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन हम IMF को नहीं कह सकते कि जी हम ये जो 250 बिलियन की हम जो टैक्स ले रहे हैं बिजली के बिलों के ऊपर वो हम कम कर दें, तो उससे हमारे तकरीबन बिजली के बिलों में तकरीबन 30% उसमें कमी आ जाएगी। तो अगर हम वो करना शुरू कर दें कमी, अगर गवर्नमेंट उसको फोरगो कर दे 250 बिलियन को, तो आपके बिजली के बिलों में तकरीबन 15 से 20%, जैसे 18% जिसमें आप GST भी है, तो सबकी कमी आ सकती है। एक्सपोर्ट वालों को तो फायदा होता है उससे, लेकिन उनको 0 रेटिंग है, लेकिन बाकी जो हमारे जो कॉमन जो यूजर्स हैं, जैसे कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी हैं, तो उनको फायदा होगा अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को फोरगो करे इमीडिएट रिलीफ देने के लिए। तो ये गवर्नमेंट कर सकती है अगर हिम्मत करे 200-250 बिलियन की कहीं से अपनी कैपेसिटी। अच्छा ढाका साहब, आपकी तरफ दोबारा वापस आके सोल्यूशन की ही पे बात करेंगे। खालिद मंसूर साहब, 2 चीज़ें अगर आप इस पे एक्सप्लेन कर सके एज अ
इन्वेस्टर जो पहले आप रहे हैं माजी में, आप और एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल जिन्होंने चाइनीज से जाके कुछ बात भी की थी नेगोशिएट करने के हवाले से, आप समझते हैं कि अभी जो एक कंडीशन है टेक और पे, बिजली लो या ना लो पैसे दो, उससे आप शिफ्ट कर जाएं बिजली लो और पैसे दो, क्या ये मुमकिन है? और क्या ये भी मुमकिन है कि हम डॉलर इंडेक्स जो है उनको रिटर्न देते हैं चाइनीज़ को, गवर्नमेंट के जो प्लांट्स हैं उनको, इसको डॉलर इंडेक्स से आप इसको डी फ्रीज कर दें और इसको दूसरी करेंसी पे शिफ्ट कर दें? शहबाज अफजल, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं कुछ चीज़ें जो है ना फंडामेंटली ज़रा करेक्ट कर। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है, डागा साहब ने भी कहा है, हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो आईपी की कैपेसिटी है ना, चाहे वो इंस्टॉल्ड हो चाहे वो डिपेंडेबल कैपेसिटी हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 52% है। सी पैक जिसके तहत मैंने भी 5 के प्लांट लगाए आपको में और जो घर के अंदर 23%, और जो प्राइवेट IPPs हैं वो है 25%। अब सबसे बड़ा मसला कैपेसिटी पेमेंट का है। ये मैं अपने जहन से ये नहीं कह रहा, ये नेपरा की रिपोर्ट है 2023 जुलाई 14 को जो उन्होंने इशू की। कैपेसिटी पेमेंट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 45% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो प्लांट है उनको कैपेसिटी पेमेंट मिल रही है। सी पैक के प्लांट महंगे लगे थे, कोल बेस थे, वो महंगे होते हैं, उनको 40% है, और प्राइवेट IPPs के 15% है। तो इस वक्त जो हमारी टोटल कैपेसिटी पेमेंट है वो 1.954 ट्रिलियन रुपीस के बराबर है, और उसमें से आप देख लीजिए कि आधी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्लांट है। पहली चीज़। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, हल तो मौजूद होते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि आप चले जाइए पार्लियामान के पास जाएं, लेकिन आपको भी मालूम है, आपने मेरा 2-3 दफ़ा इंटरव्यू किया कि IPPs को भी निगोशिएट किया गया, उन्होंने डॉलर इंडेक्सेशन छोड़ दी। इसके अलावा भी उन्होंने सेट ऑफ कंसेशंस दी गवर्नमेंट को, जिनका क्यूमुलेटिव जो बेनिफिट था गवर्नमेंट को, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वो तकरीबन 834 से 835 बिलियन रुपीस का था ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर। खालिद मंसूर साहब 20 साल के ऊपर था। नो नहीं भाई, उसमें ये था कि जिनके जितने पीरियड रह गए हैं, किसी के 5 साल थे, किसी के 7 साल थे, किसी के 10 साल थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उसके मुताबिक था। ये मोहम्मद अली की रिपोर्ट के अंदर भी वो चीज़ मौजूद है। मैं अब आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहले मैं एक बार जवाब दे दूँ कि सिंपल हल, अब हम बहस करते रहें, इसमें बेशुमार रिसर्च भी मौजूद है कि भाई अब इस सारी प्रॉब्लम से निकला कैसे जाए। मैं ये समझता हूँ कि आई जस्ट अप्लाई माई माइंड कि इसके अंदर 4 स्टेक होल्डर हैं। सबसे ज़्यादा जो इससे इफेक्ट हो रहा है वो अवामुन नास है, ये इंडस्ट्री है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे टैरिफ का इम्पैक्ट तकरीबन 11 रुपये है। पहला ये है, जो चोरी होती है ना, उसका 6.4% जो है वो थेफ्ट की वजह से इम्पैक्ट है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट 3 रुपये का है। अच्छा, अब जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं वो किसने दूर करने हैं? सरकार ने करने, दे हैव टू डू इट। उसका इम्पैक्ट है वो तकरीबन 17% है, ये नेपरा की रिपोर्ट है। और अगर ये जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज को अगर आप खत्म कर दें तो 7 रुपए की रिलीफ वो मिल सकती है। तो 11 रुपए तो आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं। उसके बाद जिस तरह डागा साहब ने बताया कि जब कैपेसिटी पेमेंट होती है तो उसके अंदर जो मैं 15% बता रहा हूँ कि IPPs को मिल रही है, वो सारे के सारे बैंक्स ने दिया हुआ है, और बैंक्स ने जिस रेट के ऊपर चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, दैट इज रिलेटिवली ऑन द हायर साइड। अब अगर इस मसले को हल करना है तो सबसे पहले हुकूमत को या अवाम को भी चोरी चकारी से निकलना होगा। हुकूमत को जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है उसको कम करना होगा, और साथ के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या करना है कि मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूं कि गवर्नमेंट के कितने प्लांट हैं जो कि वर्चुअली बंद पड़े हैं, उनको कैपेसिटी मिल रही है। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें, या 2 या 3% उनमें से डिस्पैच होता है। ये जो गुद्दू का जो प्लांट है, एक प्लांट चलता है, बाकी 8 बंद पड़े में बेशुमार लोग हैं जिनको तनख्वाहें वगैरह दी जाती हैं। आई थिंक गवर्नमेंट को ये बिटर जो पिल है वो उनको स्वॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ये करना है कि जो बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे बात करनी पड़ेगी कि जो उन्होंने लोन दिए हुए IPPs को, माशाल्लाह ये सारे बैंक्स का आप उठा के देख लें, 25 से 40% क्यूमुलेटिव उनका प्रॉफिट बन रहा है, बिकॉज ऑफ ये जो रेगुलेशन चेंज हुई है कि कैश के बजाय आप जो डॉक्यूमेंटेड तरीके के साथ आपने ट्रांजेक्शन करनी है, उनको जो IPP को जो इंटरेस्ट चार्ज है उसको कम करें। एंड लास्ट में मैं IPP की भी बात करता हूँ।
देखिए जो आईपीपी के प्लांट पर्टिकुलरली जो फर्नेस ऑयल बेस्ड थे, आपको याद होगा कि जो आईपीपी से निगोशिएट हुई है उस वक्त मैं आईपैक का चेयरमैन भी था एंड वी निगोशिएटेड विद द गवर्नमेंट। तो उसमें हमने ये कहा था कि जो फर्नेस ऑयल प्लांट है वो सिर्फ जिस वक्त गर्मी आती है उस वक्त चलते हैं, वरना वो बंद रहते हैं। तो आप उन प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट्स को आप टर्मिनेट कर लें, आपके पास मौजूद है गुंजाइश पीपीए में और इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट में। नाज़रीन, जो डिबेट है इस वक्त बहुत ही अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है, लेकिन हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं और अपने पैनलिस्ट के पास वापस जाते हैं। खालिद मंसूर साहब का ये जो लास्ट पॉइंट है इसको मैं थ्रो करूंगा अरशद अब्बासी साहब की तरफ। अरशद साहब, एक रेडिकल स्टेप भी हो सकता है कि जो 1994 की पॉलिसी की और 2002 की पॉलिसी के पावर प्लांट्स हैं, मेरिट ऑर्डर भी ऊपर नहीं आ रहे, फाइनेंशियल कॉस्ट की भी अगर उनके आप जमा कर लें तो वो भी और नीचे चले जाते हैं, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट तो आप नहीं कर सकते। क्या गवर्नमेंट उनको बाय आउट कर सकती है? और बाय आउट करती है तो क्या सर एक खालिद मंसूर लेट मी एक बात बताऊं कि हमारे साथ लेबर कंट्री में और दुनिया भर में मशीन्स की बात जी जी खालिद साहब को एक बात करने दें ताकि वो जी खालिद साहब बताइए। देखिए सर आई हैव साइन दिस एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ आईएपीपीए के अंदर ये गुंजाइश है, गवर्नमेंट उसको म्यूचुअल कंसेंट के साथ फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि उसको टर्मिनेट कर सकती है, आप उसको टर्मिनेट करें। और लास्ट पॉइंट ये है कि देखिए जी, मैं बहुत ओपोनेंट हूँ कि आपने पॉलिसी ऐसी बनाई है हुकूमत ने कि आपने सिर्फ बिजली मुझे देनी है, किसी को नहीं देनी। और ये जो अरशद साहब बात कह रहे थे ना कि आपको गारंटी करना होता है कि आपने कितना अवेलेबल करना है, पहले 60% अवेलेबल करना था। नए प्लांट जो लगाए हैं पावर क्राइसिस से, उन्होंने कहा ऐसी डिपेंडेबल टेक्नोलॉजी लाइए, आपको 85% अवेलेबल करना है। और अगर डिस्पैच ऑर्डर पे आप डिस्पैच ना करें तो पेनल्टी लगती है, राइट। तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि भैया जो प्लांट पुराने हो गए हैं उनके साथ आप नेगोशिएट करें, और दूसरा खुदा कीजिए सेक्टर को खोल दें। अब ना आप बिलिंग करने देते हैं। अब ये जितने चले ये मुसाबकती जो एक आप कम्पिटिटिव सेक्टर की बात करें, खालिद साहब आपका पॉइंट है। अच्छा साहब, ये चीज़ क्या प्लांट बाय आउट हो सकते? क्या ये कल सियासी स्कैंडल नहीं बन जाए कि खुर्रम दस्तगीर साहब की गवर्नमेंट ना हो, ये अपोजिशन में चले जाएं, पीटीआई आ जाए, ये नहीं कहेंगे फलां का प्लांट खरीद लिया इतने 100 रुपए। देखिए, इसमें एक जो सिंपल बात है, वी हैव टू अप्लाई द मैथ और लॉ। क्या है इसमें जो और बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, मैं दूर की बात नहीं करूँगा। अभी रिसेंटली इंडिया ने 25,000 मेगावाट इवन कुछ आईपीपीज के रिटायर्ड किए। एक स्पेशल एक कि जिस पावर प्लांट के 25 साल हो चुके हैं उसको फारग कर दें। खालिद मंसूर भी यहाँ पे यूनुस का इनका तल्लुक कराची से। मुझे समझ नहीं आती अभी भी कि 2 पावर प्लांट ऐसे कि जिनके पावर परचेज पावर एग्रीमेंट एग्जॉस्ट भी हो चुके 2022 में, उनको आपने एक्सटेंशन दी है। और बड़ी अच्छी एक, और ये किन के पावर प्लांट्स है अगर आपको नाम पता हो? देखिए, ये मेरे ख्याल में हमारे 7-8 बनते हैं। इवन इस पे एक बात है यार, इट्स अमेजिंग कि इस मुल्क में 26% वाला बिनकासा 1 भी के इलेक्टिव में चल रहा है, एक चीज़। लेकिन यूनुस सागर ने एक बात कही, हमारी इनके साथ बड़ी अच्छी इंटरेक्शन हुआ करती थी। इन्होंने कहा जी नेपरा की कैपेसिटी नहीं, बिल्कुल ठीक कहा है। मैंने अभी कॉपरेट भी लिखा है नेपरा नीरू। लेकिन एक जब ये सीपैक के प्रोजेक्ट हो रहे थे तो जो सेक्रेटरी चट्टा साहब थे वहीं से वो रिटायर्ड होके नेपरा में आ गए। और अभी भी आपके जो आप जो आज बैठे हुए हैं, आपने सब बंदे बैठाए हुए, ये मेरा आपका सबका काम नहीं था, ये काम नेपरा का था। मेरा सवाल ये है कि कल हुकूमत पीटीआई की हो, नून लीग की हो, किसी जमात की हो, ये मुल्क के वाकई बेहतरीन मफाद हैं, वो कौमे वाला बेहतरीन मफाद नहीं, जो असल वाला बेहतरीन मफाद है, उसमें प्लांट बाय आउट कर ले और अरशद अब्बासी साहब कोई और एक्सपर्ट उठ के नैब को दरख्वास्त ना दें, ये मुमकिन है? देखें, एक छोटी सी कर दूँ, ये नैब वाली एप्लीकेशन की बात नहीं है ना, ये एक लाइटर नोट पे कि पार्लियामेंट वाली बात है। खुर्रम साहब मेरे यूटी जूनियर भी रहे हैं यार, आपकी तो फरसान बात नहीं सुनता तो ये कौन सुनेगा। सॉरी मौजू के साथ। देखिए, एक लॉ है और एक मैं आपको टिप दे के चला हूँ, हमारा ही प्राइम मिनिस्टर है, हमारे ही लोग हैं, क्या कहते हैं दुनिया में कि क्लाइमेट चेंज भी की रियलिटी है। और अभी रिसेंटली एक पेपर जो कि इंटरनेशनली बड़ा वेट हुआ है कि ये जो पावर प्लांट है कितनी कार्बन एमिशन करते हैं, ये हमें एक लाइन फिक्स करनी पड़ेगी। ये और एक फोर्स मजोरे भी एक चीज़ है। मैं सबसे पूछता हूँ, आज खुदा खास्ता हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं कि इस लेवल पे आ जाते हैं बांग्लादेश पे प्राइस की वजह से, क्या करेंगे हम? फोर्स मजोरे में 4 लाइनें हैं, एक वार की भी चीज़ें हैं,
कोरोना वाली भी आते हैं, वो भी आते हैं। बाकी सब अच्छा साहब, options मेरे ख्याल में हैं। जो वो बात जो कह रहे हैं, क्योंकि वक्त भी हमारे पास कम है, बाकी गेस्ट के पास भी जाना है, इमीडिएटली अगर आप क्विकली शॉर्ट टर्म में क्या वो स्टेप्स है जो गवर्नमेंट ले सकती है जिससे पहली बिजली की बात तो कीमतें कम ये हो है सकें? कि नहीं सर, एक पॉइंट इनको जिनके पावर परचेज एग्रीमेंट एग्जॉस्ट हो गए, क्या राइट था नपरा के उसको 3-4 साल और तक वो उनको ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने रिकमेंड किया और वो कैबिनेट जिन्होंने अप्रूव किया, अगर कैबिनेट से अप्रूवल लिया, नेपरा ने किया, उनके नाम सामने है। तो चलें, क्योंकि आज तक accountability I think नहीं होती। discussion खुरम खुरम मुख्तार साहब आपकी तरफ कामरा साहब, इस पे मुझे काइंडली 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं ना आपको एक इसका जो पूरा हराइजन है उसे मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। पहले तो मैं आपको आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि जो आपने कामरान भाई से किया कि ये जो हमें गवर्नमेंट ने फेवर एक्सटेंड की है, ये गवर्नमेंट ने हमें कोई फेवर एक्सटेंड नहीं की। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी अप्लाई किया है और ये दरीना रिफॉर्म थी जिसे पार्शली किया गया है इम्प्लीमेंट। 244 बिलियन की क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री दे रही थी, इसमें से 140 बिलियन को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया है और इसके अलावा बेतहाशा रिफॉर्म्स हैं जो होना बाकी हैं, उन्हें वॉर फुटिंग पे किया जाएगा। मैं जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि इस मामले की सीवियरिटी का हम अंदाज़ा करें। हमारा जो रेवेन्यू है पावर सेक्टर से, ये जो कारोबार है, इससे हम कुछ 3.5 to 4 ट्रिलियन कमाते हैं। हमारा जो बजट है वो 18.5 ट्रिलियन का है और जो कैपेसिटी पेमेंट्स का हुजम है वो 2.1 ट्रिलियन जो है, ये 12% के करीब बनता है हमारे फेडरल बजट का, और ये 2.8 ट्रिलियन होने जा रहा है, ये कुछ सालों में 4 ट्रिलियन होने जा रहा है। कैपेसिटी पेमेंट्स को ना जी हमें उसका ब्रेकडाउन देखना पड़ेगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जनरेशन की कैपेसिटी नहीं है, बल्कि हम अनफॉर्चुनेटली ट्रांसमिशन लाइंस की भी आइडल कैपेसिटी पे कर रहे हैं। जैसे मटियारी है तो वो 4000 मेगावाट्स की उसकी कैपेसिटी है, 1500 डिस्पैच कर रही है। इसी तरह से जामशोरो है। अब हमें होलिस्टिकली अगर हम इस इशू को देखते हैं तो इसमें आपके पास जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो इंपोर्टेड कोल से लोकल कोल है। आपका ब्लॉक 1 थर में ब्लॉक 2 सप्लाई कर रहा है, ब्लॉक 3 जो दिसंबर में प्रोडक्शन में आना है उसे फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। आपके पास साउथ में इनफ सरप्लस एनर्जी अवेलेबल है जिसका आपने जिक्र किया। सारा विंड जो है वो साउथ के अंदर है, आपके जो कोल है वो वहाँ पे साउथ में है, आपका K1 K2 न्यूक्लियर वहाँ पे है। तो आपके पास सरप्लस है जो आप नॉर्थ में इवन आफ्टर दिस इन्वेस्टमेंट करने के बाद, कैपेसिटी पेमेंट देने के बाद आप नॉर्थ को ट्रांसपोर्ट नहीं कर अगर ये सारे स्टेप्स ले लें तो आपके ख्याल में खुरम साहब जी इम्पैक्ट कितना आएगा? फर्ज करें आवाम तो ये जानना चाहते हैं कि फी यूनिट बिजली कितनी कम हो सकती है। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जी हमने ये इसको जो देखना है कि जी इसके अंदर जब कैपेसिटी पेमेंट्स को हम मजीद ब्रेक डाउन करेंगे, इसके अंदर इंटरेस्ट का एक कंपोनेंट है और खासा बड़ा कंपोनेंट है जो 2-3 साल में 3 गुना हो चुका है। अब हम सब पूरी कौम उम्मीद कर रही है कि आपका पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट है मंडे को, अल्लाह करे कि MPS जो है वो हालात की नज़ाकत को देखते हुए एक मेरिट के ऊपर फैसला करे और एक मैसिव रिडक्शन करे, और फिर हम सितंबर में जो हम चाह रहे हैं कि जी हम दिसंबर तक इसे हम एट पार करेंगे, बट वो उसे भी हमें फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है जो एक बड़ा कुशन देगी। ये एक इमीडिएटली ये हो सकता है। मैंने आपको कहा कि जी हम इम्पोर्टेड कोल से लोकल कोल के ऊपर लेके आए, ये इमीडिएटली हो सकता है। और जो टेक्निकल साइड है जिसका जिक्र खालिद साहब ने किया, इसका बहुत बड़ा हुजम है। ये कोई अबाउट 23,000 गीगावाट्स है जो हम वेस्ट कर रहे हैं। इसमें चले एक टेक्निकल लॉसेस होने ही है, बट अभी आज क्या पोजीशन है जी आपकी मेजर डिस्कोस जिसमें इंटीरियर सिंध है, जिसमें KP है, जिसमें बलूचिस्तान है, जिसमें ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप यकीन करें कि 250 से 300 किलोमीटर के फीडर्स हैं। आप अंदाज़ा करें तो टेक्निकल लॉसेस 70 से 90% है। अच्छा, इस पे सलूशन अगर आप अगर हों वजीर तवानाई हो, आप वजीर आज़म पाकिस्तान हो, 3 कौन सी चीज़ें करेंगे कि जो आज 70 रुपये फी यूनिट हमें बिजली का बिल अगस्त में मिलेगा, वो जो 70 रुपये है वो कम से कम 30-40 पे आ जाए? मैं इमीडिएटली जो हमारे गवर्नमेंट के पावर प्लांट्स हैं इस पर जो ROE है, दिस इज़ द इमीडिएट अपॉर्चुनिटी, इसे मैं रैशनलाइज करूँगा ताकि जो हमारी अंडर कैपेसिटी है, अब आप ये देखें कि जी हम अबाउट 1 ट्रिलियन रुपीज़ इमीडिएटली जो हमारी अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी है उससे हम कमा सकते हैं अगर हम इसे टैरिफ रैशनलाइज कर। जी आप खुसूसी डिबेट देख रहे हैं जो बिजली की कीमतों का बहरान है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन जारी रहेगी।
जी ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और डिस्कशन को जारी रखते हैं। कामरान अरशद साहब से आपसे आखिरी कमेंट लेते हैं। आपके ख्याल में क्या हो सकता है, ये एक जो नई बात हो रही बात तो नहीं है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स में, IMF के प्रोग्राम में भी जिक्र है कंपेटिटिव मार्केट का। हुकूमत पाकिस्तान सिंगल बायर है, जितनी बिजली मार्केट में अवेलेबल हुकूमत खरीदेगी, नहीं खरीदेगी तो पैसे देगी। अब कंपेटिटिव मार्केट की तरफ जा रही है, लेकिन उसके अंदर भी दो और रखने डाले जा रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स हैं वो कंपेटिटिव मार्केट में जाके ऑफर नहीं कर सकते, नंबर 1, और नंबर 2 जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो जाके कम्पीट नहीं कर सकती। तो आपके ख्याल में क्या सोल्यूशन होना चाहिए कंपेटिटिव मार्केट का जिससे टैरिफ कम हो? देखें, मैं आपकी कंपेटिटिव मार्केट क्वेश्चन पे ना थोड़ा सा बाद में आऊँगा। पहले मैं सिर्फ आपके नाजरीन को दिखाना चाह रहा हूँ 150-200 अरब रुपए की एनर्जी एंड फ्यूल प्राइसेस की पेमेंट हुई है एंड कैपेसिटी की मद में 750 अरब इस साल में अभी तक पे हो चुके हैं। ऐसे प्लांट्स हैं जो 12% से 20% चले हैं। अगर उन्होंने अब हमने कामरान साहब सोल्यूशन की तरफ जाने, सारी बातें हो चुकी है। आप एप्टमा बहुत ज़्यादा इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है और एक्सीलेंट काम कर रहे हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। सोल्यूशन की जो हम बात की है कंपैरेटिव मार्केट की, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए जिससे ऐसा सोल्यूशन हो कि जो घरेलू सारिफ है उस पर भी बोझ ना पड़े और इंडस्ट्री को जो है कंपेटिटिव रेट्स पे आपको प्राइस मिल सके? सर, हम कंपेटिटिव मार्केट से ना बहुत दूर है। हमें पहले सेक्टर पूरे को डीरेगुलेट करना है। ये जो सारी डिस्कोज निकली थी ना वापडा से, ये इसलिए निकली थी ताकि इनको कमर्शलाइज, कॉर्पोरेटाइज और प्राइवेटाइज करें। हम यहाँ पे फर्टिलाइज़र प्लांट, सीमेंट प्लांट्स को, बैंक्स को हम प्राइवेटाइज कर गए, इनको हम शायद प्राइवेटाइज करना भूल गए। सो कंपेटिटिव मार्केट इस वक्त एक ड्रीम है जब तक आप इन डिस्कोज को कमर्शलाइज, कॉर्पोरेटाइज, प्राइवेटाइज नहीं कर लेते। आप शायद कुछ हद तक इनको कमर्शलाइज, कॉर्पोरेटाइज कर गए। ये जो सारा IPP वाला फसाड है ना, इसमें आपको ये जो पे और टेक है, इसमें आपको टेक पे रहने दें, वरना कैपेसिटी पेमेंट नहीं हो सकती। अगर इस पर कोई इंसिस्टेंस है तो इनके फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। ये मोहम्मद अली कमीशन रिपोर्ट में भी है, अब्बासी साहब ने भी एक रिपोर्ट माजी में तैयार की थी। फोरेंसिक ऑडिट is the need of the hour. There is a criminal and corruption element in majority of the IPPs, if not all IPPs. जो recommendations मोहम्मद अली रिपोर्ट में आई उसके पर आज तक तो एक तो पब्लिक भी नहीं हुई उस तरीके से और उस पर अमल दरामद भी नहीं हुआ। यार बात सुनिए, खुदा के वास्ते आप रिपोर्ट का जिक्र करते हैं, बार बार मुझसे पूछें 1 साल के बाद वो मिनिस्टर रहा है, अगर उसमें होता ना सब्सटेंस तो कुछ फुटप्रिंट छोड़ के मोहम्मद अली इतने पावरफुल नहीं है जितना चाइनीज ने आपको कहा कि वो PTI के टाइम पे रिपोर्ट रखवा ली थी। लेकिन कुछ हम हकायत की भी बात कर रहे हैं। चाइनीज सर खालिद मंसूर एक बात ठीक कह रहे, शहबाज एक मिनट यूनुस आगा भी बात कह रहे हैं ना, ये जो आपने LNG के जो 4 की पावर प्लांट लगाए हैं जिनकी कैपेसिटी पेमेंट मान रही है, मुझे ये बताइए ये किसने लगवाए थे? देखिए खुर्रम नसीर साहब की गवर्नमेंट है, खुर्रम साहब तो इज ए वेरी नाइस जेंटल पर्सन, उनकी गवर्नमेंट है। $9 बिलियन की LNG आई है, 4 बिलियन के हमारे पावर प्लांट लगे हैं, $2 बिलियन की सबको डेट है। $16 बिलियन से आप दोनों इकानमी को कवर करते हैं, हम आपको सुनते रहते हैं। ये $16 बिलियन से हमें मिला क्या है? हमारी GDP ऊपर गई है, हमारी बताएं एक्सपोर्ट ऊपर गई है। इसकी जो कैपेसिटी पेमेंट है ये जो है दिस इज़ अ क्राइम। लेकिन एक मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं ये खालिद मंसूर की, देखिए हमने कैपेसिटी पेमेंट इस कौम ने, मैंने सब ने उतारी है, मंगला की, तरबेला की, हमें पता ही नहीं चला। हमने सोलर की भी उतार रहे हैं, हम विंड की भी उतार रहे हो, हमें पता नहीं चलेगा। मसला इस कैपेसिटी पेमेंट का जो कि CPEC की है, और अभी जो खुर्रम साहब ने कहा कि लोकल कोल पे भी जो पिछले महीने का जो रेट था वो 34 था और $1 बिलियन लगेगा। अरशद साहब इसमें एक जो चीज़ अभी शहबाज ने एक स्टोरी भी की थी और कुछ जो चाइनीज़ कंपनीज़ के एग्जेक्टिव्स थे उनसे मुलाकात हुई और जब जिक्र हुआ कि ये टेक एंड पे वाला करें तो उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह करें, गवर्नमेंट को किसने मना किया है? आप वो पॉलिसी अनाउंस करके देखें कि टेक एंड पे वाले, और फिर उसके बाद देखें कितने लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। यार एक बात बताऊं, एक सच्ची बात के साथ, जी पाकिस्तान का जो एक आम आदमी, खुर्रम साहब अप्रिशिएट करेंगे आपके जो गांव का आदमी है ना, वो आपकी पॉलिसी से निकल जा रहा है। लोग अपने मवेशी अपने ठीक है, सोलर सोल्यूशन नहीं खुर्रम नसीर साहब आप इन्वेस्टर के बहुत पेशेंस का इन्होंने मुजाहिरा किया है, बहुत खामोशी से बैठे हुए। खुर्रम नसीर साहब पॉलिटिकल फोर्स मेजर एक ऑप्शन है, या नहीं, मेरी एक बात सुन लीजिए, आगे दासू भी आ रहा है 1 साल के बाद, आगे आ रहा है जी दयाबरी बादशाह, मोहम्मद डैम भी 10,000 आ रहा है, वो बेस लोड है। ये हमारी कैपेसिटी पेमेंट थर्मल पावर प्लांट कहाँ चले जाएंगे? ऑफ लोड हो जाएंगे जी। इसलिए हमें मेरे ख्याल में $200 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट
की जरूरत इस अच्छा, सेक्टर में। खुरम साहब की सर, तरफ मैं खुरम सिर्फ नसीर साहब अब्बासी साहब की बात में ऐड करना चाह रहा हूँ। पूरे शो में फोरेंसिक ऑडिट का कहीं जिक्र वो- नहीं हुआ। वो हम करेंगे। फोरेंसिक ऑडिट पे प्लीज फोकस करें। फोरेंसिक आप ऑडिट पे दोनों- बात करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल आप दोनों फोर्स की में इस जोर पे के ऊपर बहुत खुरम नसीर साहब grip आपका है। क्या Forensic व्यूज है, audit पॉसिबल है? ये जो जिस लेजिस्लेशन की बात कर रहा हूँ वो पॉलिटिकल फोर्स में जो हो रही है कि Okay. आपने पार्लियामेंट का की जो सैंक्टिटी है उसको इस्तेमाल करना ना। ये अगर आपने मेजर स्टेप उठाना है जिसके अंदर ये स्टेप भी होगा कि आप पार्लियामेंट ये कहेगी, नॉट द गवर्नमेंट, कि जनाब आप जो सरकारी ओन्ड पावर प्लांट है उनको आप कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं देंगे, दे आर आउट ऑफ द कैपेसिटी पेमेंट्स रैकेट। यस, ये this is ठीक है जी, लेकिन ये किसके लिए, इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि पार्लियामान की लेजिस्लेशन चाहिए। दूसरा जिसका जिक्र हुआ कि जितने भी एक्सट्रेनियस टैक्सेस इस वक्त लोड हुए हैं बिजली के बिलों पे उनको उठा दे वहाँ से। तीसरा जो इशू है वो यही है कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली, और आई एम सरप्राइज कि ये क्यों नहीं हुआ, कि जो, और ये शायद खुद ही करना पड़ेगा। देखिए एक और जो हमें लेसन है वो ये है कि जब आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए गैर मामूली मराद देते हैं, उसका पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ, ये सबक है। तो लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान को खुद ही इसके अंदर स्टेप उठाना पड़ेगा कि वो लार्ज स्केल सोलर में जाएं, जो ताकि कम से कम दिन के वक्त हम बिजली की जो एवरेज प्राइस है उसको कम कर सकें। दूसरा ये जिसकी तरफ बड़ा कम तवज्जो है, चाहे वो अभी हमें महंगा लगेगा, लेकिन पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म सोल्यूशन का एक बड़ा हिस्सा न्यूक्लियर है। उस पर हमें डेफिनेटली बड़ी सीरियसली इस पर काम करना चाहिए। उस पर बहुत सारे इश्यूज हैं। और चौथी जो चीज़ है, और एक पॉलिसी अनाउंसमेंट, वन उसका एक हिस्सा कि पाकिस्तान में नई बिजली इंपोर्टेड फ्यूल पर नहीं बनेगी, नंबर वन, फॉर ऑल टाइम्स टू कम। दूसरा उसका हिस्सा ये है कि हम जो हैं आने वाले सालों में ये जो डॉलराइज वाले सारे इशू हैं हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ओवरलोड हो गया है। एट द सेम टाइम जो मिनिस्ट्री इसको मैनेज करती है, जिसकी जिम्मेदारी मेरे पास भी रही है, वेरी फ्रैंकली उसके अंदर अफसरों की तादाद और उनकी इस्तेदाद वो ना होने के बराबर। आपने कामरान यूसुफ ने बड़ा अच्छा काम किया ना आपकी गवर्नमेंट ने। अब तो उन्होंने आर्मी की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी हेल्प ले ली है। अगर एक तजर्बा 1998 में नाकाम हुआ, उस वक्त भी आर्मी को बुलाया गया था, उसके बाद भी जनरल मुशर्रफ के दौर में भी, तो आज कैसे ठीक हो सकता है? ये देखिए इसका जो सोल्यूशन है ना, आर्मी तो सोल्यूशन किसी चीज़ का नहीं, बड़ा क्लियर है। सोल्यूशन ये है कि तमाम जो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के इदारे हैं, देखिए 5 हिस्से हैं पावर सेक्टर के, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, नेपरा को मत भूलें, और पावर फाइनेंस भी उतना ही बड़ा सब्जेक्ट है फोरेंसिक ऑडिट के लिए। इन पांचों के लिए हमें एक तो इस्तेदाद चाहिए और मैसिव डिजिटाइजेशन चाहिए, और आखिरी बात जो शायद पॉलिटिकली अनपॉपुलर है और करेज उसके लिए चाहिए होगी, बाज़ जो हमारी शमाल की और मगरिब की और जनूब की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनको हुकूमत पाकिस्तान को बराह रास्त अपने कंट्रोल में लेना होगा। ये जो हमने एक कंपनी स्ट्रक्चर बनाया है इतने सालों से, वो कम से कम इन 5 कंपनियों में तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। तो लिहाजा इसका कोई डायरेक्ट हमें बहुत सीरियस सोल्यूशन करना है, क्योंकि हर रोज़ बिजली में इशू ये है कि आप इंतज़ार नहीं कर सकते। एवरी सिंगल डे आपका जो फाइनेंशियल होल है वो नीचे गहरे से गहरा होता जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज चाहिए जो हुकूमत में अल्लाह करे आ जाए। नाज़रीन, जो डिबेट है इस वक्त बहुत ही अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है, लेकिन हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं और अपने पैनलिस्ट के पास वापस जाते हैं। अगर यूनुस ढाका साहब हमारे साथ अभी मौजूद हैं, तो डू यू थिंक कि ऑब्वियसली हमें हमारी जो इकॉनमी है उसमें फंडामेंटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये तवानाई का शोबा ऐसा है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बल्कि पाकिस्तान को डुबो सकता है। तो जो करंट इस वक्त पाकिस्तान का ओवरऑल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट हो, उसमें आपको लगता है, और फिर हम IMF के प्रोग्राम में भी हैं, आपने एक सजेशन दी थी कि इमीडिएटली गवर्नमेंट ये कर सकती है जो बिजली के ऊपर हम जो इतने ज़्यादा टैक्सेस आवाम से लेते हैं उसमें कमी कर सकती है, लेकिन IMF ऐसा होने नहीं देगा। तो डू यू सी एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, या हम वही मंथली, क्वार्टरली और ईयरली जो इंक्रीज़ है इसमें देखते रहेंगे और फिर शायद सिचुएशन ऐसी पहुंच जाए कि लोग फिर सड़कों पर आ जाएं? देखिए शॉर्ट टर्म में तो जो एक दो चीजें सबने डिस्कस कर ली हैं कि टैक्सेस हो गया, कैपेसिटी पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट पावर प्लांट्स, तो उससे कमी करवाई जा सके। फॉरेंसिक ऑडिट देखा जाए कि जो IPPs किसी मिस अप्रोप्रिएशन में, गलत रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व है, उनसे कोई फिर प्रेशर डाल के उनको रिनेगोशिएट किया जाए। तो 2-3 चीजें शायद ना हो सके, गवर्नमेंट पता नहीं टैक्सेस में कितना काम करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस क्राइसिस के पीरियड में हमें लॉन्ग टर्म व्यू नहीं छोड़ना चाहिए।
इस वक्त हमारे सब लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ थर्ड कोल में है। हमारे बहुत कम लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं कि थर्ड कोल से हम अगर एनर्जी की जनरली बात करें, मैं सिर्फ अब टोटल एनर्जी पे बात कर रहा हूँ, सिर्फ बिजली के बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो थर्ड कोल से आप गैस भी बना सकते हैं और उससे फ्यूल भी बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी हमारे थर्ड कोल में इस वक्त सबसे सस्ती बिजली भी वहां से बन रही है। हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस थर्ड कोल पे करना चाहिए फॉर बेस लोड। और दूसरा, जैसे बताया गया कि उसके बड़े हाइडल के बड़े प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हमारे हैं पाइपलाइन में, उन पे फोकस करना चाहिए। सोलर हमारा इस वक्त सबसे अच्छा चांस है कि हम कम से कम जो हमारे लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको हम ग्रिड से निकाल दें, उनको हम सोलराइज कर दें उनके घरों को, ताकि वो बिजली के बिल और ग्रिड से उनकी निजात हो जाए। तो ये चंद चीजें हम गवर्नमेंट कर सकती है मीडियम शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में भी। हमें इसका कोई क्विक सोल्यूशन नहीं है। क्विक सोल्यूशन यही है कि जी आपने अगर टैक्स कम कर दिया गवर्नमेंट ने फौरन, तो ये अगर गवर्नमेंट कर सकती है इसके पास अगर फिस्कल स्पेस हो, और या फिर ये है कि हम गवर्नमेंट के जो अपने प्लांट्स हैं उसमें कितनी कैपेसिटी कम करवाई जा सकती है, कैपेसिटी पेमेंट्स। तो इसको अगर 2-3 चीज़ों पे गवर्नमेंट फोकस करके शॉर्ट टर्म भी देखे, लॉन्ग टर्म भी देखे कि लॉन्ग टर्म में जो हमारे फ्यूल्स का मिक्सचर है उसको आइंदा किस तरह करना चाहिए ताकि हमारा इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर कम से कम इन्हिसार हो। अगर वो इंडिकेटेड जनरेशन कैपेसिटी प्लान जो है उसको अगर देखा जाए तो वो ये कहता है कि 2030 में हम 90% लोकलाइज हो जाएगी, हमारी इंडिजनाइज हो जाएगी हमारी। चले बहुत शुक्रिया अगर साहब, खालिद मंसूर साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे, कामरान साहब, अरशद अब्बासी साहब, आप स्पेशली इस्लामाबाद से ट्रैवल करके आए, खुर्रम दस्तगीर साहब को हमने तकलीफ़ दी, ये गुजरांवाला से आए, खुर्रम मुख्तार साहब फैसलाबाद से, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की जो डिबेट थी उससे एक चीज़ वाज़ेह है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है, उसमें एनर्जी सेक्टर के जो इश्यूज़ हैं इनका भी हल मौजूद है। पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कर सकती है, हमारे माहिरीन का ये ख्याल है, और उस लेजिस्लेशन करके पॉलिटिकल फोर्स मेजोर डिक्लेयर किया जा सकता है। पहला जो एक स्टेप, बहुत ही ज़रूरी स्टेप, हुकूमत अपनी जो उसकी जो डेट कैपेसिटी पेमेंट ले रही है, आइडल कैपेसिटी पेमेंट ले रही है, वो ख़त्म कर सकती है। टैक्सेस पे को कम करने की बात हुई है, ख़त्म करने की बात हुई है, ये शायद मुमकिन ना हो। IMF के प्रोग्राम के अंदर हम जो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सटेंड हुए हैं नहीं होने चाहिए थे उनको कैंसिल करने की बात हो रही है। नाज़रीन, जिस चीज़ की कमी है वो सिर्फ है पॉलिटिकल विल की। मोहम्मद अली रिपोर्ट मार्च 2020 में आ गई थी, उसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल था, उस वक्त की हुकूमत का रोल था, उसके अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन थी, ब्यूरोक्रेसी का था, बाकी सारे प्लेयर्स का रोल था, उसका कुछ इनिशियल एडवांटेज ले लिया गया। उस रिपोर्ट का जो निचोड़ था 2 चीज़ों के ऊपर था। नंबर 1, ये जो सिलसिला चल रहा है ये नहीं चल सकता, ऐसे ही बिजली का शोबा चलता रहा तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता तबाह हो जाएगा। और ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, 70 रुपये फ़ी यूनिट पाकिस्तान में कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता जो अरबों रुपए जो है कमा रहा है साल के, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके भी हाथ खड़े हो गए हैं। नंबर 2, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर, आपको निगोशिएटेड सेटलमेंट करनी पड़ेगी इन तमाम जो ओनर्स हैं पावर प्लांट्स के उनके साथ, और उसका एक हल भी बताया गया कि अगर आप निगोशिएटेड सेटलमेंट नहीं करने को वो तैयार होते तो आप उनका फॉरेंसिक ऑडिट कीजिए। फॉरेंसिक ऑडिट में क्या 3 चीज़ें होनी चाहिए जो इस रिपोर्ट में बताया गया है। हीट ऑडिट करवा लें, अगर उनकी ओवर प्राइसिंग हुई है प्लांट्स की वो चेक कर ले, जिसमें कहा जाता है कि शायद एक सीपे का भी प्लांट था, और फिर अगर खुदा न खास्ता को किक बैक्स किसी जगह पे हुए हैं, जिस तरीके से कारके के केस में हुआ था, जो एक एग्जांपल है पाकिस्तान के लिए कि कारके का जब आर्बिट्रेशन का केस हुआ तो पाकिस्तान के जो रियासती इदारे थे उन्होंने मिल बैठ के काम किया। जब उन्होंने मिल बैठ के काम किया तो उसके बाद हल निकला, जब हल निकला तो पाकिस्तान जुर्माने से बढ़ गया। इसमें एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ जो है वो आइसोलेशन में नहीं हो सकती। वो पाकिस्तान का अगर एनर्जी का जो शोबा है उसको आप ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान की जो इन्वायरमेंट है, वो पॉलिटिकल हो, वो इकोनॉमिक सिचुएशन हो, आप उसको बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं देख सकते। और आई थिंक बहुत से फंडामेंटल्स को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें सरमायाकारी की ज़रूरत है, जो लोकल इन्वेस्टर है उसकी भी ज़रूरत है, फॉरेन इन्वेस्टर की भी ज़रूरत है, और एज अ रियासत हमें अपनी क्रेडिबिलिटी भी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। और जो तमाम माजी में वो एनर्जी के सेक्टर में हो या किसी भी शोबे में जो भी हमने मुआहदे किए हों, उसमें माजी से हमें सबक सीखना चाहिए, और मुस्तकबिल में भले कोई भी वॉर लाइक भी सिचुएशन हो, जो लॉन्ग टर्म व्यू है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हम शॉर्ट टर्म व्यू लेते हैं कि फ़िलहाल तो ये इशू को हल करें और बात की बाद में देखी जाएगी। तो ये आई बिलीव कि 3-4 चीज़ें अगर इसके ऊपर सीरियसली सोचा जाए, और आई थिंक ये किसी शायद एक गवर्नमेंट का काम नहीं है, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलकर इस इशू को हल करना पड़ेगा, और तभी जाकर आवाम को रिलीफ मिलेगा। बट इमीडिएटली इट सीम्स के शायद
आपके जो बिल हैं बिजली के वो आपको बढ़ते हुए मिलेंगे, बट लेट्स होप कि बेटर सेंस प्रिवेल और कम से कम हम वो स्टेप्स लेना शुरू कर दें कि जिससे जो हमारे मसाइल हैं वो हल की तरफ जाएं। तो इस खुसूसी डिबेट से अब कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।